ये मैंने कॉल किया। ओके ओके, थैंक यू, बाय। चलो देखते हैं। हम स्टार्ट करे थे प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। इसका पहला नाम आता है रैम। क्या आता है? रैम। दूसरा जो पार्ट था उसका नाम क्या था? रोम था। अब बात करते हैं रैम और रोम की। रैम की फिल्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। मैं बात करूं तो पहले जो कंप्यूटर थे उनमें बात करूं तो 128 MB 256 MB रैम हो गई थी। आजकल जो मोबाइल होते हैं उसमें 2 GB 4 GB 8 GB तक रैम आ रही है, और वो भी हमारे पास में कम पड़ रहे हैं, है नहीं है? तो जब काम 128 या 1 GB रैम वाला मोबाइल काम कर रहा है, तो आज अपन 4 4 GB 8 8 GB वाले रैम के मोबाइल क्या क्या डिफरेंस है? जरूरत क्यों होती है? मोबाइल हैंग क्यों होता है? इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे यहाँ से। मैं बात करूं, रैम होती है क्या? टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। जबकि रोम क्या होती है? परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट होती है। ठीक है। इसे हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। जबकि इसे ओनली रीड किया जा सकता है। ओनली रीड, क्योंकि नाम से प्रूव हो रहा है रीड ओनली मेमोरी, ओनली इसे रीड किया जा सकता है। किसको? रोम को। जबकि रैम को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे मान लिया जो भी प्रोसेस होगी, जो भी प्रोसेस करना है, वो सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है? रैम में होगी। मतलब आप जो भी कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी करो एक्सवाइजेड, कैसे आपने सोशल साइट ओपन की हो, कैसे आपने मूवी सॉन्ग कुछ भी स्टार्ट किया हो, आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट की है, वो प्रोसेस किसके अंदर चलती है? रैम के अंदर चलती है। अगर रैम नहीं है तो आपका प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है। तो कोई भी काम करोगे आप, वो काम सबसे पहले रैम में लोड होता है और रैम उसको परफॉर्म करता है। समझ में आया क्या? अब मैंने कहा कि रैम हैंग क्यों होता है, रैम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको कि मेरे पास किसी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर 1 GB रैम। कितनी जीबी रैम है? 1 GB। अब जितने जीबी रैम है उतने का तो हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप आपकी कैपेसिटी है 20 किलो वेट ले जाने की। क्या छोटा बच्चा 20 किलो वेट ले जा सकता है? नहीं ले सकता। अगर आपको 20 किलो वेट लेके जाना है तो उसी के अनुसार आपको ग्रेड चाहिए जो उसको ले जा सके। क्या 20 किलो वेट का बच्चा ले जा सकता है क्या? नहीं। तो इसी अनुसार हमने मान लिया कि मोबाइल में 1 GB रैम है, और इस 1 GB रैम वाले मोबाइल को मैंने क्या कर दिया, 750 MB की तो कोई मूवी चला दी। चला दी, कोई मूवी चला दी। ठीक है। और मैंने बात करूं तो लगभग बात किया मैंने 500 MB के आसपास आपकी सोशल साइट ऐप भी चल रही। ठीक है। और बात करूं लगभग आपने 250 MB के आसपास का डेटा व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा इतना बहुत है। ठीक है। 1 GB में मेमोरी होती है 1024 MB। कितनी होती है रे? 1024 MB। आपने उसको लोड कितना दिया? आपने अपने सिस्टम को लोड कितना दिया? 750 250 और 500 तो गए 1500। मतलब 1500 MB का आपने कंप्यूटर को लोड दे दिया। समझ में आया? मतलब हम एक सिस्टम पर मल्टीपल टास्क या मल्टीटास्क कर सकते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे करते ही अपन, है नहीं है? तो आपने 3 काम मान ले कर रहे हो, आप 3 वर्क कर रहे हो। एक तो आपने मूवी चला लिया है, भी है व्हाट्सएप है, जो चीजें हैं, या आपकी ओपन है आपके सिस्टम को। तो मूवी ने 750 MB कवर कर रखा है, और एफबी ने 500 कवर कर रखा है, तो व्हाट्सएप ने 150 MB कवर कर रखा है। टोटल में बात करूं तो आपने 15 MB यूज करी। ठीक है। मतलब रैम ही डेटा को प्रोसेस करता है, रैम ही चलाता है। अगर रैम नहीं होती तो आपका प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब ये सारा काम रैम के अंदर ही होगा। अगर रैम आपकी कितनी है? 1024 MB, और आपने रैम को लोड कितना दिया? 1500 MB। क्या काम करेगा क्या? जैसे मैंने कह दिया कि जैसे आप में से किसी स्टूडेंट कह दिया कि आप नीचे से ऊपर लेके जाना है 30 किलो वेट, 30 किलो पानी की बाल्टी आपको ऊपर लेके जानी है। क्या आप ले सकते हो? आपकी कैपेसिटी 20 kg की है, 20 किलो वेट की है, तो 20 किलो वेट ही आप ले सकते हो। क्या आप 30 लेके जाओगे क्या? लेके जाओगे क्या?
हाँ बताओ कि क्या आपकी कैपेसिटी 20 किलो वेट की है, तो क्या 30 किलो वेट आप ऊपर ले जा सकते हो क्या? यस या नो? जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ यही से निकलेंगे आपके सामने। हाँ, अस्मित कहता है नहीं, फिर यह नेहा ने कहा नहीं। अच्छी बात। हाँ ठीक है। मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट आप वहन नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते। ठीक है, मान लिया। लेकिन अच्छा, प्रिया ने कहा नहीं, मान लिया नहीं ले जा सकते, लेकिन मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने आपको कहा है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि लेके जाना ही है। अब आपसे लेके नहीं जा सकते, लेकिन कहा है तो आपको बात तो माननी पड़ेगी, लेके जाना पड़ेगा। क्या करोगे आप? धीरे धीरे लेके चलोगे। कभी उसको उठाया, थोड़ी दूर चले, फिर रख दिया नीचे, थक गया, फिर थोड़ी उठाओगे, फिर चलोगे, फिर रख दोगे, ऐसे चलोगे। मतलब आप 20 किलो वेट को ले जाने में आपको मात्र 1 मिनट लग रही थी, 30 किलो वेट को ले जाने के लिए आपको मिनिमम मात्र तो 3 से 4 मिनट लगेगी। क्यों? आप रुक के चलोगे। क्यों? आप कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो, है नहीं? सेम चीज यहाँ पे होगी क्या रे? अरे होगी क्या? आपके सिस्टम की कैपेसिटी है 1 जीबी की, आपने सिस्टम को लोड दिया 1.5 जीबी का, जीबी लोड दिया 1.5 जीबी का, तो सिस्टम काम करेगा क्या? सिस्टम काम तो करेगा, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपने उसको काम करवाया है। लेकिन सिस्टम रुक रुक के चलेगा, हैंग। सिस्टम क्या करेगा? रुक रुक के चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी कैपेसिटी से ज्यादा वर्किंग करवा रखी है, प्रोसेस दे रखा है, प्रोसेस के ना 1.5 जीबी का काम कर रखा है, जबकि उसकी कैपेसिटी 1 जीबी की है नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या करेगा? तो स्लोली काम करेगा। और स्लो काम करेगा तो आप उसको बार बार क्या करोगे? रिप्लेस में कोशिश करोगे या फिर उसको रिमूव करोगे, तो क्या होगा? इस कंडीशन में हैंग हो, ठीक, इस कंडीशन में होता है। और इसी वजह से रैम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे अगर 2 जीबी रैम होती तो क्या सिस्टम हैंग होता है क्या? नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 जीबी रैम होती तो सिस्टम हैंग होता क्या? नहीं होता। इसीलिए रैम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आजकल हाई प्रोफाइल या हाई स्टोरेज कैपेसिटी के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ रहे हैं, उनको मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है नहीं है? तो इसीलिए उनको प्रोसेस करने के लिए रैम की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट भी इसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि जो हाई मेमोरी के एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको रन करने के लिए हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी होगी, है नहीं है? इसीलिए रैम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा रैम होगी, कंप्यूटर या सिस्टम की स्पीड ज्यादा होती है। तो कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है एक तो रैम पर, दूसरी उसके बिट प्रोसेसर पर। मतलब प्रोसेसर पर कंप्यूटर की स्पीड दो चीज पर डिपेंड होती है, एक तो उसके बिट प्रोसेसर पर, दूसरी उसकी रैम पे। ठीक है, विदाउट, क्या सभी क्वेश्चन के आंसर मिले क्या आपको यहाँ से? हाँ बेटा, आईपी कॉपी बिल्कुल चेक करेंगे बेटा, कभी टाइम मिलेगा तो आईपी कॉपी भी चेक होगी, ठीक है ना? हाँ, तो आप जो भी, लगभग मैं आपको बात करूँ तो अधिकतर मैटर आपको ब्लैक बोर्ड में दे रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा ही मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अस्मित को भी नहीं है, प्रिया को भी नहीं है, नेहा योगेश को नहीं है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसीलिए रेल की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है उसका रीजन मैंने आपके सामने दे दिया है। रैम ज्यादा होगी, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड नहीं ज्यादा होगी, इसीलिए हम ज्यादा रैम वाले मोबाइल परचेज करते हैं। ठीक है, 2 जी वाला मोबाइल कम काम कराता, अरे होते नहीं होते हैंग मोबाइल वाले, 2 जी वाला मोबाइल हैंग होता है, क्यों? उसका कारण यही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि ये रैम टेम्परेरी क्यों होती है। अब टेम्परेरी का रीजन यहाँ पे है। आपने जैसे मूवी चला रखी है, मूवी आपने देख ली तो क्या करोगे? आप मूवी को बंद करोगे। जैसे बंद किया तो आपकी मूवी रैम से क्या हुई? फ्री हो गई। मतलब ये 750 MB मेमोरी क्या हुई? यहाँ से फ्री हो गई। अगर ये फ्री नहीं होती है
तो आपके पास तो बहुत मेमोरी रिक्वायरमेंट है। क्यों? जितनी प्रोसेस करोगे उतनी मेमोरी चाहिए। अगर ये मूवी को परमानेंट स्टोर करते रैम के अंदर तो 700 तो कवर हो चुकी है, फिर आपको नहीं मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, है नहीं है? तो रैम ओनली प्रोसेस करने के लिए काम आती है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो मेमोरी वहां से फ्री हो जाती है। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, जैसे आपके पास क्या कंप्यूटर है, मोबाइल की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल में बैटरी होती है। ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हो मतलब आप नेहा? हाँ, इसका वर्क क्या है? बेटा आपने क्या कहा है, रोम क्यों देखते हैं? आप क्वेश्चन में समझ नहीं पाया, रोम क्यों देखते हैं मतलब? हाँ, चलो बस पूछना क्वेश्चन और क्या है आपका। हाँ, वापस बात करता हूँ मैं। कहाँ पे था मैं? हम थे। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था मैं आपको भी? अच्छा, रैम की जरूरत क्यों होती है, तो गया था हमारा। चलो क्या। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, रैम और रोम दोनों देखते हैं। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, वो मैंने जो पढ़ाया था याद आ गया वापस करना। मोबाइल के जैसे आपके पास कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में जैसे आपने कोई मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, आपने मूवी चला रही थी और अचानक आपकी लाइट चली गई। मूवी चल रही थी, लाइट चली गई। लाइट चलते ही आपका कंप्यूटर क्या हो गया? बंद हो गए। कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट वापस आ गई। लाइट वापस आते आपने कंप्यूटर वापस ऑन किया। ऑन करते क्या मूवी आपकी वापस चलेगी क्या रे? ऑन करते क्या मूवी आपको चलती हुई मिलती है क्या? बताइए मुझे, मिलती है क्या? नहीं मिलती। फिर या कि ना कहा कि नहीं मिलती, अच्छी बात। एक बच्चा कौन एब्सेंट हो गया? अस्मिता हो गया है ना? हाँ, नहीं मिलती। ठीक है। क्यों? क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि रैम के अंदर वो आपकी मूवी चल रही थी। लाइट जाते ही रैम से आपकी प्रोसेस क्या हो गई? रिमूव हो गई, डिलीट हो गई। अगर वापस चलानी है तो वापस आप अपनी हार्ड डिस्क में जाइए, मेमोरी पे डबल क्लिक कीजिए, फिर आप मेमोरी के अंदर जो मूवी रखी है उस पर डबल क्लिक करोगे तो मूवी रैम में लोड होगी और वापस प्रोसेस करोगे, है नहीं है? मतलब लाइट जाते ही आपकी जो रैम में जो प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिक होती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है। इसीलिए रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन रोम। रोम परमानेंट क्यों होती है? और नेहा ने पूछा था हम रैम और रोम दोनों देखते हैं, उसका आंसर मैं आपको भी दूंगा थोड़ी देर में। ठीक। अब रोम की बात करते हैं, रोम परमानेंट क्यों होती है? और हाँ, एक क्वेश्चन और था हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पे रीड और राइट दोनों करते हैं रैम में। रैम में रीड और राइट दोनों करते हैं। तो जैसे मान लिया आपने मूवी चलाई तो मूवी को आप पढ़ ही तो रहे हो, मूवी को देख रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं। कंप्यूटर आप उस मूवी को रीड करके आपको दिखा रहा है, मतलब रीड हो रहा है। और राइट की बात करूं तो हम रैम से राइट भी कर सकते हैं। कैसे? आपने मान लिया आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। ठीक है, मतलब पीडीएफ फाइल है, कुछ डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर दिया, वर्ड पेज, कोई वर्ड फाइल ओपन कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट में आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो। तो किसके माध्यम से जैसे इंसर्ट हो रहा है, किसके माध्यम से आप एंटर कर रहे हो? रेम ही कर रहे हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस रेम ही करेगा। और आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो डॉक्यूमेंट रेम में ही ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इसमें आप क्या कर रहे हो? राइट कर रहे हो। तो रेम रीड और राइट दोनों करते हैं रेम। ठीक है, रीड और राइट दोनों करते हैं इसमें, ब्रेन में। जबकि रोम में ओनली रीड करेंगे। क्यों करेंगे? दोनों की आवाज सुनना भी। अब रोम की बात करते हैं, रोम परमानेंट क्यों होती है और इसमें ओनली रीड ही क्यों कर सकते हैं, राइट क्यों नहीं कर सकते? इसके दोनों के आंसर में दे रहा हूं अभी। सुनो, आपने मोबाइल मान लो या फिर
अपना कंप्यूटर मान लो। कंप्यूटर में जैसे आपने पावर ऑन किया, पावर ऑन करते आपको सीपीयू से बटन ऑन कर, सीपीयू का बटन ऑन करते ही आपका सिस्टम ऑन होता है क्या? सिस्टम ऑन हुआ, उसकी मॉनिटर पे आपको विंडो का चिन्ह दिखाई दिया, फिर स्टार्टिंग विंडो आता है, फिर आपको डेस्कटॉप पे कंप्लीट आइकन दिखाई देता है। आपने तो ओनली सीपीयू का बटन प्रेस किया है, ओनली सीपीयू बटन प्रेस किया और आपके सामने मॉनिटर पे सारे आइकन दिखाई दे रहे। मतलब सीपीयू का बटन प्रेस करने से लेकर आपको जो आइकन दिखाई देंगे लास्ट में, उनके बीच में क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये किसको पता है? पता है कैसे आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको? बताइए मुझे। उसको क्या पता कि ऐसे ऐसे काम करना है हमारे सिस्टम को? देख। हाँ प्रिया, ठीक है। मतलब आपने पावर ऑन किया, पावर ऑन करके मान मेरे पास ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में ये सीपीयू मान लेते हैं आप, कीबोर्ड रखा हुआ है यहाँ, और ये मान लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल मैंने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की है। देखो, कोई बात नहीं है। अब आपने सीपीयू का बटन प्रेस किया, पहले ही आपने माना इसको पावर केबल इसमें लगी हुई है, ठीक, पावर केबल लगी हुई इसकी, आपने पावर केबल से इसको ऑन किया, इसमें पावर सप्लाई हो रही है, तो पावर सप्लाई सीपीयू में हुई, फिर मॉनिटर में हुई, मॉनिटर से सीपीयू में उसके मदरबोर्ड, रैम रोम, बीपीएस, इन सभी में पावर सप्लाई हो रही। पावर सप्लाई होने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? अरे, अगर आपको रोज स्कूल जाना है, स्कूल का आपको रास्ता ही पता नहीं है तो स्कूल कैसे जाओगे आपको? मैंने कहा आप स्कूल जाइए, अगर आपको स्कूल का रास्ता ही पता नहीं है स्कूल जा सकते हो क्या आप? नहीं जा सकते। आपको स्कूल का रास्ता पता है, कहाँ है आपकी मेमोरी में रास्ता। इसी प्रकार से कंप्यूटर आपने यहाँ पे इसको प्रेस किया, ऑन किया, ऑन करते ही इसके ऊपर ये विंडो स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होते इसके ऊपर कुछ आइकन दिखाई देंगे आपको। ये कैसे हो रहा है? इन सभी प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन कि पहले पावर कहाँ जाएगी, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में लोड हो, जो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रैम में लोड होगा, फिर रैम उसको प्रोसेस करेगी, है नहीं? ये सारी प्रोसेस, सारे इंस्ट्रक्शन उसकी रोम मेमोरी के अंदर लिखे होते। मतलब कंप्यूटर के जनरल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के बुनियादी इंस्ट्रक्शन, उसके स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, उसके इंटरनल इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे जाते हैं? और रोम में लिखे जाते हैं अरे कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे वर्क कर रहा है, ये कंप्यूटर को तो हमें बताना पड़ेगा, और वो कौन बताता है इसमें अंदर? वो रोम में लिखे होते हैं, और रोम से उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे प्रोसेस हो रही है, इन सभी चीजों के इंस्ट्रक्शन रोम में लिख जाते हैं, रोम। अगर रोम में आपने कंप्यूटर के इंटरनल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो उनको तो ओनली रीड ही तो कर रहे हैं कंप्यूटर। अगर उस मेमोरी में जो रोम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको रीड ही कर रहा है, रीड करके उसके अनुसार कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने इसके अंदर राइट कर दिया, कुछ मान ले कुछ राइट कर दिया, तो क्या कंप्यूटर सही प्रोसेस करेगा क्या? इसमें ओनली रीड करने का ना आता है, इसमें ओनली एक बार राइट होता है। अब वो कौन करता है? जब कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी उसमें इंस्ट्रक्शन लोड करती है, राइट करती है। उसके बाद हम इसमें राइट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें राइट करने की कोशिश करोगे, तो कंप्यूटर के जनरल या इंटरनल इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करोगे आप? छेड़छाड़ हो रही है, तो उससे कंप्यूटर वर्क प्रोसेस वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम रोम के अंदर क्या नहीं कर सकते,
रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और इसी वजह से ये परमानेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन आप हटा दोगे तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो इसमें एक बार डेटा सेव हो गया तो परमानेंट सेव हो गया। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होते। आप करोगे तो ही डिलीट होगा, अन्यथा डिलीट आप ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हो सकता। वन रॉ, जबकि रैम हो रहा था ऑटोमेटिक, है नहीं है, इसलिए क्या है, परमानेंट। अब मुझे बताओ अगर रैम और रोम में किसी को डाउट है। हाँ हाँ, नेहा ने कहा, पहली चीज तो बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मेरे को, फोन में रोम और रैम क्यों देखते हैं, एक तो आंसर दे रहा हूं मैं आपको, दूसरा रिप्लेस क्यों करते हैं। ठीक है, इसके दोनों के रीजन देखते हैं। आप कंप्यूटर को बार बार रिप्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर जो मेमोरी है, रैम, रैम ही प्रोसेस करते हैं। और रैम में ऐसे कुछ प्रोसेस, छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं जो उसमें यूजफुल नहीं है लेकिन वो रैम में रखे हुए होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार रिप्लेस करते हैं ताकि कंप्यूटर वर्किंग फास्ट हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका, रैम और रोम देखते हैं मोबाइल के अंदर। बेटा रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, केबी के अंदर आती है। केबी मतलब किलो बाइट के, जिसमें आती है किलो बाइट में। ठीक है, लेकिन मोबाइल में हम जो मेमोरी चेक करते हैं उसका नाम होता है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क को हमने रोम कह दिया जाए। ठीक है, मतलब हमने जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है उसी चीज को हमने मोबाइल के अंदर रोम कहा है, क्योंकि रोम कई टाइप की होती है। अब देखते हैं रोम के टाइप, आपने पूछ लिया, हम बात करते हैं रोम के टाइप। ऐसी बात है, रोम को हम डिलीट नहीं कर सकते, रोम को डिलीट कर सकते, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम डिलीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं किसके, कंप्यूटर। तो रोम कई प्रकार की होती है। अगर मैं रोम की बात करूं तो एक आती है पी रोम, एक आती है ई पी रोम, एक आती है डबल ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसमें एक बार लिखा जा सकता है। प्रोग्राम के माध्यम से इसमें डेटा एक बार लिखा जा सकता है। इसकी बात होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे इरेज मतलब मेमोरी में लिखे डेटा को मिटाकर वापस लिखे जा सकता है। किसके अंदर, ईपी रोम के अंदर। जबकि डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब लाइट से इरेज करते हैं और उसमें वापस लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, विदाउट, इसी के साथ आपका रेप और रोम हुआ। कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। आप किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी को प्रॉब्लम है क्या। नोट करना चाहो नोट कर लो इसे, और देखते हैं आगे अपन। हाँ, अगर मैं रैम की बात करूँ, रैम दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एस रैम, एक होती है डी रैम, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी। रैम भी दो होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम।
बाकी सारे बच्चे रिमूव हो गए क्या? हो गया नोट? कोई बात नहीं, चलो। अब देखते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेमोरी कंप्लीट हो गई हमारी। अब देखते हैं नया टॉपिक। अब बात करते हैं तो एक बार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कोई बात नहीं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसके बाद कर लेंगे। या पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कर ले क्या? चल इसके बाद कर लेंगे अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक मिनट देखेंगे इसमें। मेमोरी प्राइमरी और डेटा प्रोसेसर बोर्ड साइज। देखते हैं। हाँ, क्या क्या आपने? नेहा, नेहा क्या चाहती हो आप? नेहा, क्या मतलब आपका? चलो देखते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर तो हो रहा है। ठीक है। अब मैं हार्डवेयर को आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो अपन दोनों की बात कर लेते हैं। और पहले अपन ने बात की थी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर की बात करूं, जिससे अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हो, क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। तो कंप्यूटर के ऐसे इक्विपमेंट जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, क्या होंगे? हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, जेस्टी पेस्ट, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और आप जिसको छू सकते हो, वो क्या है? हार्डवेयर। इसका उल्टा क्या होगा? सॉफ्टवेयर। जिसे आप ना तो छू सकते हो, ना ही देख सकते हो, ओनली फील कर सकते हो, ओनली फील। वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। कैसे? अगर मैं सॉफ्टवेयर की मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करूं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स के समूह को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। प्रोग्राम के समूह को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ फंक्शंस, इट इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम फंक्शंस के समूह को या इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। यानी अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है नहीं है? तो ग्रुप ऑफ डेटाज, ग्रुप ऑफ डेटाज इन पर्टिकुलर वे। डेटाज का क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे एक पर्टिकुलर वे के अंदर, क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, आदेश।
इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं अपन? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं, सॉरी, सॉफ्टवेयर जिसे ना तो हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल की मैं बात सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस हो गया। एमएस ऑफिस के बारे में आप सभी जानते होंगे। और भी बात करूं तो सारे एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, कोई सा एप्लीकेशन ले लो आप, गेमिंग एप्लीकेशन ले लो या फिर सोशल साइट की एप्लीकेशन ले लो। और बात करूं तो जो आज आप ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये वाला एक भी क्या है? ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे। ओएस हो गया, ओएस के अंदर माइ एमएस विंडो। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। ठीक है, विदाउट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, देखते हैं। तो हार्डवेयर के एग्जांपल में बता दिया आपको, कुछ भी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, स्टेक, मदरबोर्ड, रैम, रोम। रैम भी क्या है? हार्डवेयर है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो इसमें पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है इसमें एप्लीकेशन। तीसरा आता है इसमें यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपके इस चैप्टर में दे रखा है ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखा है। ठीक, हम सभी की बात करें। ठीक है, हाँ, यूटिलिटी। हाँ, नेहा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन यूटिलिटी की, फिर एप्लीकेशन की, बाद में करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये लेंथ की टॉपिक होगा, ये आपको हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका डीपली पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस, उसके रखरखाव के लिए यूज किया। क्या कहा मैंने? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस या उसके रखरखाव या उसके रिकवरी का काम करें, वो क्या होंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो कौन से होते हैं जो सिस्टम का मेंटेनेंस और उसको रिकवर करने का काम करते हैं? ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर, उसको मेंटेन या उसको रिकवर करने का, उसको सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करते हैं? वो क्या होंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? देखा है क्या आपने? नहीं पता। ओके, लेकिन आपने यूज में लिया है। हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का मेंटेनेंस, उसको रिकवर करने का, उसको रख रखाव करने के लिए यूज में आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सिंपल सा पहला एग्जांपल दूं तो सारे एंटीवायरस आएंगे इसमें। जो भी एंटीवायरस होंगे वो एंटीवायरस के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ में आया क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एंटीवायरस। अब वायरस क्या होता है, एंटी क्या होता है? हाँ, दूसरा एग्जांपल से बात करूं तो डीप पिगमेंटर। डीप पिगमेंटर, अगला बात करूं डिस्क क्लीनर। ये सारे एग्जांपल होते हैं किसके?
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला एंटीवायरस, दूसरा डीप पिगमेंटर, तीसरा डिस्क क्लीनर। ये सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से? एंटीवायरस, डीप पिगमेंटर और डिस्क क्लीनर। एंटीवायरस क्या होते हैं, डीप पिगमेंटर क्या होते हैं, और डिस्क क्लीनर क्या होते हैं? नाम सुना है आपने? इन सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? हाँ, ठीक है। नाम सुना तो यूज में भी लिया होगा आपने। चलो, लिया क्या यूज में इसको? यूज में नहीं लिया, ठीक है। देख, मैं कहता हूँ इसको ना। पहला आता है डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है? अच्छा, सुना है, ठीक है। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर यूज क्या होता है? अब आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में कई पार्टीशन होते हैं, ठीक है। उन पार्टीशंस को, उन पार्टीशन, किसी आप पूरी पार्टीशन को या किसी एक पार्टीशन को क्लीन करना, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को रिमूव करना, तो क्या होगा? डिस्क क्लीनर। क्या होगा? डिस्क क्लीनर। मतलब पर्टिकुलर किसी एक डिस्क को क्लीन करने का काम करता है, क्लीन मतलब साफ करना। साफ मतलब ये नहीं कि पूरा डेटा ही नष्ट कर दिया, डेटा नष्ट नहीं करेगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ वायरस होंगे, उन चीजों को काम करता है कौन? डिस्क क्लीनर। अगला आता है डीप पिगमेंटर। डीप पिगमेंटर समझने से पहले पिगमेंटर्स आना चाहिए। पिगमेंटर क्या होता है? जैसे आपकी मेमोरी दे रखी है, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर मान लिया आपने अपने को डॉक्यूमेंट स्टोर कर रखे, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, सेकंड पेज आपने यहाँ कर दिया, थर्ड पेज आपने यहाँ कर दिया स्टोर, फोर्थ पेज आपने यहाँ कर दिया, अगला पेज आपने यहाँ स्टोर कर दिया, अगला पेज आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट के पेज अलग अलग जगह पे स्टोर कर दिए। कर दिए क्या? एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, कर दिया क्या? अब अगर मैं इनको रीड करूंगा तो पहले इस पेज को ढूंढूंगा मैं, ये बन गया, फिर अगला पेज यहाँ मिला, फिर अगला पेज यहाँ मिला, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ। मतलब इनको रीड करने में मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? कि सारे पेज कंटिन्यू एक साथ स्टोर नहीं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्पेस पे स्टोर। मतलब आपने ये डेटा स्टोर किया और पूरी मेमोरी आपने कवर कर दी। जैसे माना कि अगर आप ये सभी पेज एक जगह कवर करते तो आपकी 6 KB की डेटा लेती, लेकिन ऐसे इन्होंने लगभग बात की तो 50 KB डेटा स्टोर कर, मतलब 50 KB डेटा की जगह कवर कर ली। ऐसे 6 KB कम हो जाता, लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया? 50 KB डेटा को स्टोर करने का स्पेस कवर कर दिया। अब 50 KB डेटा स्टोर करने का पेज कवर कर लिया इसने, तो इनको रीड करने में टाइम लगेगा। तो ये होता है पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट। अब करना है डीप पिगमेंटर, करना है, करना है डीप पिगमेंटर। मतलब इन सभी पेजों को, मतलब मेमोरी करेंगे, डीप पिगमेंटर करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये जो भी मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर है, वो सभी एक जगह स्टोर हो जाएंगे और बाकी मेमोरी में कर देंगे, फ्री कर देंगे। मतलब डीप पिगमेंटर से ये हुआ कि हमारी डिस्क में जो अलग अलग जगह स्टोर थे, वो सारे एक साथ स्टोर हो गए। अब ये वाला डेटा स्टोर कंप्लीट है, ये मेमोरी हमारी फ्री होगी। मतलब डिस्क के अंदर डेटा जहां पे स्पेस मिलता है वहां पे क्या होता है? वो स्टोर हो जाते हैं, जिससे स्पेस ज्यादा कवर कर लिया जाता है। इस वजह से मेमोरी होते हुए भी मेमोरी कम पड़ती है हमारी। क्यों? क्योंकि वो पिगमेंटर हो जाता है। तो उस मेमोरी को फ्री करने के लिए, रिमूव करने के लिए, खाली करने के लिए हम क्या करते हैं?
डिस्क के ऊपर डीफ्रेगमेंटर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? डीफ्रेगमेंटर। और सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर महीने में एक बार डीफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर चलाना ही चाहिए, जिससे क्या होती है, हमारी वेस्टेज मेमोरी फ्री हो जाती है, खाली हो जाती है। समझ में आया क्या? ये होता है डीफ्रेगमेंट। क्लियर? अरे क्लियर है क्या डीफ्रेगमेंटर? अगला आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस पढ़ने से पहले आपको वायरस पता होना चाहिए। और मैं वायरस की बात करूं तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिना परमिशन के, अपनी परमिशन के बिना अपने सिस्टम में क्या आते हैं। अरे हमने इनको परमिशन नहीं दी, इसके बावजूद भी हमारे सिस्टम में क्या होती है, कॉपी हो जाती है। मतलब अब बिना यूजर की ऑथराइज के बिना ही हमारे सिस्टम में कॉपी होकर और हमारे सिस्टम के इंपॉर्टेंट डेटा को रीड करने में या डेटा को चोरी करने में, क्लिप करने में, इनके लिए यूज में लिया जाता है। मतलब हमारे अनऑथराइज तरीके से सिस्टम में एंटर कर कर डेटा को रीड करना या उसको अनऑथराइज तरीके से उसको यूज में लेना, क्या कहलाता है? वायरस। मतलब हमने उसको अनुमति नहीं दी, फिर भी हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है और हमारे डेटा को क्या कर रहा है, हो सकता है डिलीट कर रहा है, या उस डेटा को किसी दूसरे यूजर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको पहुंचा रहा है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा डेटा को हो सकता है कुछ यूजफुल डेटा हो, जो हम पर्सनल डेटा है हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन वो डेटा किसी और के पास पहुंच गया, किसी माध्यम से, इन वायरसों के माध्यम से। ठीक है, इन वायरसों के माध्यम से। तो इन वायरसों को डिलीट करना कहलाता है एंटीवायरस। इन वायरसों को रिमूव करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर लगाते हैं, सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस। इन वायरसों को रिमूव करने के लिए, इनको हटाने के लिए, इनको फ्री करने के लिए हम उसमें एक सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एंटीवायरस। क्या नाम है? एंटीवायरस। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन से हो गए? क्विकविल हो गया, अवस्थी हो गया, एवीजे हो गया, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में उपलब्ध हैं। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अगर मैं वायरस की बात करूं तो बहुत सारे वायरस हैं। सबसे बेस्ट वायरस या प्रसिद्ध वायरस की बात करूं तो टॉर्जन हॉर्स नाम का वो एक वायरस है। उस वायरस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस यूज लेते हैं। कौन से? क्यूकिल, अवस्थी, एवीजे, कई प्रकार के ऐसे एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल है। जो याद रहेंगे आपको, कई एंटीवायरस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कई एंटीवायरस आपको परचेज करने पड़ते हैं मार्केट में। ये होता है वायरस और एंटीवायरस। क्लियर? अरे क्लियर है कि यहाँ तक भी? हाँ। अच्छा, कोरोना। बेटा ये तो अपने ह्यूमन वायरस के अंदर है ना। हम सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, कोरोना वायरस अलग है। वो अपने ह्यूमंस के लिए है। हम यहाँ सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में कोरोना नहीं है, ठीक है। और ये बेस्ट नहीं है, बेड है। हाँ, पूरा वायरस है ना। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? क्या कह रहे हो? बाकी सारे बच्चे क्लास से रिमूव हो गए। अच्छी बात। हाँ, ये है कोरोना के डिसएडवांटेज, लेकिन आपके लिए एडवांटेज हो रहे हैं। क्लास में जब मर्जी आए क्लास ले ली, जब मर्जी क्लास के बाहर हो गए। अच्छी बात। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सी इसकी एक थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन, एक उद्देश्य, एक पर्पज के लिए बनाए जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा मैंने? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन, एक यूज के लिए, एक उद्देश्य के लिए बनाए जाए, वो क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने बनाया एमएस वर्ड,
एमएस वर्ड। वर्ड मतलब ये वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ओनली, इससे डॉक्यूमेंट ही तैयार कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर से ओनली डॉक्यूमेंट ही बनाया जा सकता है। जैसे और मैं बात करूं तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ओनली बैंक का ही काम कर सकता है, उसमें आप एरोप्लेन का काम नहीं कर सकते। एयरलाइंस वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एयरलाइंस का ही काम होता है, वहां पे आप ट्रेन वाला काम नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर एक जिस उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा मैंने? जो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर किसी एक पर्पज, एक एप्लीकेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं, वो क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें आता है एमएस ऑफिस। क्या आता है? एमएस ऑफिस। ध्यान रखना, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये पैकेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। कौन? एमएस ऑफिस। क्यों है? तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से? एक तो वर्ड हो गया, एक एक्सेल हो गया, एक पावर पॉइंट हो गया, एक एक्सेस हो गया, है नहीं? इन ये चार सॉफ्टवेयर है अलग अलग। ये चारों सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिलते हैं किसके अंदर? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। और ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए यूज में आते हैं। जैसे वर्ड, इसके लिए वर्ड आता है डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से काम करने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। ठीक है, एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए, ये प्रेजेंटेशन के लिए, ये अकाउंट्स के लिए, ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो पर्टिकुलर किसी एक उद्देश्य। तो आज अपन ने बात की। हाँ देखता हूँ। ठीक है, तो आज अपन ने बात की सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार थे, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। इसमें से अपन ने दो सॉफ्टवेयर पढ़ लिए हैं, एक तो यूटिलिटी, दूसरा एप्लीकेशन। बचा अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पढ़ेंगे अपन ने नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक क्या रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।